Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today our topic is industry, fishery, population and major cities. Okay, in chapter number 14, North America economical features. So let's start. Okay, now industry. North America is the foremost continent in the industry. The natural resources have been very much consumed. Various industries are based on the useful mineral, agriculture, product, फॉरेस्ट वेल्थ, कैटल्स. देखें अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स यहाँ ये एक इंडस्ट्रियल कॉन्टिनेंट है. ओके, यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड होता है. इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पर, फॉरेस्ट वेल्थ बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है. इसके अलावा कैटल वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है, जैसे मिल्क इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री वगैरह. ओके, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है. सिमिलरली देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इंडस्ट्रीज के मेनली डेवलप्ड होने का कारण यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है. ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लिंक टू नॉर्थ अमेरिका. दूसरी जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दुनिया की वो सभी नॉर्थ अमेरिका से लिंक्ड है. ओके, इस वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है. देयरफॉर द सेवरल इंडस्ट्रीज हैज बीन सेटअप किया. काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप की गई है क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट वेल्थ ज़्यादा है, मिनरल वेल्थ ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है. दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, वो सब यहाँ से लिंक्ड है. मेजर कंट्रीज है जो दुनिया की वो लिंक्ड है. ओके, द आयरन, स्टील, क्लोथ, पेपर, मशीन, केमिकल, मेटल, बिल्डिंग मीट्स. देखिए अगर यहाँ की मैं मेजर इंडस्ट्रीज की बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की जो मेन इंडस्ट्रीज है तो आयरन एंड स्टील, क्लोथ इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल मेल्टिंग इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री, शिपिंग, एरोप्लेन, आर्म्स इंडस्ट्री, ये यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज है. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की याद रखना, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की. नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और अमेरिका उसमें एक देश है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं या यूएस भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं. ओके, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका अमेरिका नाम में आप कंफ्यूज ना हो. अब हम बात कर लेते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर की. कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेंटर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर. देखिए हर देश के अंदर कुछ शहर होते हैं वो उसके इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं. जैसे अगर हमारे मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेंटर की मैं बात करूं तो वो इंदौर है ना. वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है. हमारा देवास भी एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज है. ओके, या हमारे मध्य प्रदेश के कमर्शियल सेंटर्स की भी हम बात करें तो वो भी इंदौर है. देखिए अगर हम मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर की बात करें तो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, कैंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, क्वेबेक, टोरंटो, उसके अलावा मॉन्ट्रियल, ये सब यहाँ के मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स है नॉर्थ अमेरिका के. यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या क्या बनता है? एरोप्लेन, मोटर कार्स, पेपर, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हथियार वगैरह बनते हैं. ओके, इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट कनाडा का और यूएस का यानी अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है. मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है. इसके अलावा जो क्यूबा है वहाँ पर मेनली शुगर इंडस्ट्रीज है. उसको होम ऑफ शुगर भी कहते हैं क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज वहाँ पर अबंडेंस के अंदर है. अब हम बात कर लेते हैं फिशरीज की. अगर हम फिशरीज की बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि जो ओशियंस के सराउंड है, नॉर्थ अमेरिका के सराउंड में ओशियंस है, इस वजह से यहाँ पर वेराइटीज ऑफ फिश पाई जाती है. 2 मेजर वेराइटीज ऑफ फिश पाई जाती है यहाँ पर. देखिए नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश पाई जाती है और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कोस्टल रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश पाई जाती है. ये 2 मेजर फिशरी सेंटर्स हैं. ओके, द ग्रैंड बैंक नियर द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड इज फेमस फॉर फिशरीज. इसके अलावा ग्रैंड बैंक ये न्यूफाउंडलैंड के करीब है, ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मीट होता है, वार्म और कोल्ड करंट मिलता है.
तो वार्म और कोल्ड करंट के मिलने से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग हो जाता है, और डेंस फॉग होने की वजह से यहाँ पर दूसरे जो जहाज वगैरह वो नहीं आ पाते, तो यहाँ पर अबेंडेंस ऑफ फिश पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश पाई जाती है। लोग यहाँ पर शौकिया तौर पे भी फिशिंग करने के लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पॉपुलेशन की यहाँ की। देखिए अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 51 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 51 करोड़ 40 लाख लोग इस कॉन्टिनेंट के ऊपर रहते हैं। ओके, अगर यहाँ के डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करूँ तो 21% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के हर एरिया के अंदर लोग रहते हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है और बहुत सारे एरिया स्पेसली पॉपुलेटेड है। ओके, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। यदि मैं थिकली पॉपुलेटेड एरियाज की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड है वो, और इसके अलावा एरिया अराउंड ग्रेट लेक्स के अराउंड में एरिया, और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड। और यहाँ की कुछ मैं बिग सिटीज की बात करूँ तो देखिए जो ज़्यादातर जो बिग सिटीज है यहाँ की वो ग्रेट लेक्स के आसपास है और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड के आसपास है। ओके, यहाँ का जो मौसम है वो मॉइस्ट कोल्ड क्लाइमेट रहता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, large area of northern part of the continent, the western quadrilateral and the desert region are sparsely populated। देखो अब कम पॉपुलेटेड एरियाज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यहाँ का नॉर्थन पार्ट ये स्पेशली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। और इसका जो डेजर्ट हमने देखा था इसके इसी लेसन नंबर 13 के ज्योग्राफिकल फीचर्स में, नॉर्थ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स में, तो जो डेजर्ट एरिया है वो भी स्पेशली पॉपुलेटेड है। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसकी वजह से ये स्पेशली पॉपुलेटेड है। ओके, देखिए जैसे कि नॉर्थन पार्ट है या कॉन्टिनेंट का वो स्नो से ढका हुआ रहता है हमेशा, तो एक कारण ये भी है। दिस एरिया इज फुल ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, यहाँ पर ज़्यादातर कॉनिफरस फॉरेस्ट है, तो पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत थी। हाँ, मेक्सिको सिटी यहाँ की थिकली पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है। ओके, द स्नो क्लेड एरिया, माउंटेन एंड डेजर्ट एरिया डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कम कहाँ है, जहाँ पर ज़्यादातर स्नो जमा हो रहता है, स्नो वाला एरिया हो ना, कोल्डेस्ट एरिया है जो, और इसके अलावा डेजर्ट एरिया ये, और इसके अलावा माउंटेनियस एरिया, ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जो एरिया है वो पॉपुलेशन के अंदर थीम है, मतलब ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन है, वो आसानी से रह सके, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। अब हम बात कर लेते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। यदि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वेरी वेल डेवलप्ड है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज है। ओके, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर वाटर लाइंस के थ्रू, ओके, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, देखिए यहाँ के जो रोड्स हैं वो इतने चौड़े हैं, मीन्स 4 लेन तो 8 लेन रोड है, जहाँ पर एक ही डायरेक्शन के अंदर 4 व्हीकल एक साथ चल सकते हैं। यहाँ के अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ जो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो है कार्स, जैसे हम लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कार इस्तेमाल करते हैं। अब रेलवे की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है। ओके, और ये काफ़ी फैला हुआ है। देयर आर सेवरल ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन कनाडा, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी है, और यहाँ पर डेंस रेलवे नेटवर्क है। इसके ईस्टर्न हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क है। ओके, यहाँ की जो रेलवे लाइन्स है उसको 3 इंटरनल कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स में बांटा गया है। मीन्स द 3 इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स आर, यहाँ के जो 3 इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रूट से पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल, यह हैलिफैक्स से लगाकर वैंकूवर तक फैली हुई है। दूसरी है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल, ये न्यूयॉर्क से लगाकर सैन फ्रांसिस्को तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और तीसरी है साउथ पैसिफिक रेल, ये न्यूयॉर्क से लगाकर लॉस एंजलिस तक फैली हुई है। और जो चिकागो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एयरवेज की। तो एयरवेज
फ्लाइट्स की बात करूं तो यहाँ कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो यहाँ के मुख्य शहरों को जोड़ती हैं, मतलब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं जो दुनिया के मुख्य शहर हैं या जो प्रमुख देश है उनको आपस में जोड़ती है। ओके, देखिए द केडी एयरपोर्ट इन द न्यूयॉर्क इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। जो कैनेडी एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क के अंदर, जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो वो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा मेक्सिको में है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के वाटरवेज की। देखिए आप लोगों को पहले भी मालूम है यहाँ पर कुछ 5 लेक्स हैं, तो वो 5 लेक्स के थ्रू यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। और इसके अलावा सेंट लॉरेंस एंड मिसिसिपी रिवर्स, यहाँ पर भी सफिशिएंट फैसिलिटीज़ है वाटर ट्रांसपोर्ट की। ओके, इसके अलावा यहाँ की जो कोस्टल लाइन है वो कोस्टल लाइन के थ्रू भी जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ईस्ट कोस्ट के ऊपर बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस, और वेस्ट कोस्ट के ऊपर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये सब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हार्बर्स हैं। यहाँ पर जो वाटर वेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो इंटरनेशनली होता है, जहाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। अब यहाँ की मेजर सिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की जो मेजर सिटीज़ है, बिग सिटीज़ है, वो रैपिडली डेवलप्ड है, जो रैपिडली डेवलप्ड हो रही हैं। ओके, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, उनका अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आता है वाशिंगटन डीसी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी है। उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं तो ये मेजर बिजनेस सेंटर है और यहाँ का मेजर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मेजर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सेंटर है। और द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज हियर, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन क्या है आप लोगों ने सिविक्स के अंदर पढ़ा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है? युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। ओके, शिकागो जो बिगेस्ट मीट इंडस्ट्री एंड सोयाबीन मार्केट है, शिकागो के अंदर दुनिया का बिगेस्ट मीट मार्केट और सोयाबीन का मार्केट है। ओके, और सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट की सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस जो हॉलीवुड फिल्म बनती है वो भी लॉस एंजलिस में बनती है ना। दुनिया के अंदर बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो बहुत फेमस है। अब बॉलीवुड की फिल्में कहाँ है उसका सेंटर, वो तो आप लोगों को मालूम है, मुंबई के अंदर है। लेकिन हॉलीवुड का जो सेंटर है वो कहाँ है? लॉस एंजलिस में। ओके, पीटर्सबर्ग ड्यू टू आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ओवन। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ की एक सिटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसलिए उसको सिटी ऑफ ओवन भी कहते हैं। और डेट्रॉइट यहाँ का एक शहर है जो कार इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, दुनिया की ज़्यादातर कार इंडस्ट्री डेट्रॉइट के अंदर है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ओटावा की। ओटावा शहर की हम बात कर ले तो ये कनाडा का कैपिटल है। ओके, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनिपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स एक्सेट्रा आर द मेजर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटी। ये कुछ मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिटीज हैं जिनके नाम अभी हमने लिए। अब मेक्सिको सिटी की अगर हम बात करें तो मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी है। ओके, और यहाँ पर स्पेनिश बोलने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। दुनिया के मुकाबले में जो स्पेनिश बोलने वालों की तादाद है वो मेक्सिको सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। मेक्सिको सिटी मेक्सिको का कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो पीडीएफ वगैरह है ये आप लोगों को कल प्रोवाइड करूँगा मैं, क्योंकि अभी लेसन नंबर 13 की जो पीडीएफ वगैरह है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। तकरीबन उसमें 2 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में, तो कल आपको मैंने प्रोवाइड की है, आज भी आप उसे कंप्लीट करिए। लेसन नंबर 14 की पीडीएफ आपको कल प्रोवाइड की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।